Good morning, students. कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। आपकी जो 10th ऑफ अप्रैल को पेपर है आपका, तो उसमें 45 क्वेश्चंस आने हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको कि जो डॉपलर इफेक्ट का हमने उसमें क्वेश्चन नहीं डाले थे पिछले टेस्ट में, तो वो डॉपलर इफेक्ट के कुछ क्वेश्चन होंगे। और वेव एंड एसएचएम का ही पेपर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट में अभी सिलेबस उतना नहीं हुआ है कि मैं 45 क्वेश्चन आपको पूछ पाऊँ। ठीक है, आप समझ रहे हो? यस सर। वो रिवाइज कर लेना थोड़ा सा। 10th का जो वैसे आपने एक बार दे रखा है, तो कुछ हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेडली तो आ जाए, तो वो पेपर आप एक बार देख भी लेना। और डॉपलर इफेक्ट के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। अगली बार जो पेपर होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टेट का क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो वो एसएचएम वेव और डॉपलर इफेक्ट इस बार आपका 10th ऑफ अप्रैल वाला सिलेबस होगा। तो अभी मैं अटेंडेंस जरा आपका फिलअप कर लेता हूँ।
अमनप्रीत कौर, Present, sir. अंशिका, Present, sir. अनुरीत कौर, Present, sir. राहत, Present, sir. हरमीत, Present, sir. हरमनप्रीत सिंह, विशदीप सिंह, जसमीन, Present, sir. किरणप्रीत कौर, Present, sir. कुलदीप, Present, sir. and मनिंदर सिंह, Present, sir. मनिंदर सिंह, Present, sir. अन्या, मुस्कान, Present, sir. नवदीप, नितिका, Present, sir. पाहुलप्रीत, Present, sir. लीन कौर, प्रिंस, रोमिका शर्मा, Present, sir. रोमिका शर्मा, आपको कोई प्रॉब्लम? No, sir. आपको ऐसा तो नहीं समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, अभी तो ठीक है. हाँ, आपने बुक ले लिया? Yes, sir. चलो ठीक है, आपसे बात करेंगे अभी. सहजवीर, Present, sir. सुमनप्रीत कौर, Sir. सुप्रीना कौर, वंशदीप कुमार, तरनप्रीत कौर, Present, sir. हर्षित चौधरी, Present, sir. हर्षदीप सिंह. Present, sir. Harshdeep, do you have any problem or doubt? नहीं सर, फिलहाल नहीं है. हर्षित जैन, Present, sir. जसकरण, Present, sir. तो अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं. Is the board visible to you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So guys, there should be some brief, recap by last lecture. Last lecture में कोई प्रॉब्लम किसी को होगी तो वो डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद मैं ये बता दूं आपको, मैंने रिवाइज करवाया था इंडक्शन मेथड से सेम टाइप का चार्ज ठीक है लाना न्यूट्रल वाले बॉडी पे, और दूसरा अपोजिट टाइप का अपोजिट नेचर वाला चार्ज लाना. ये दोनों के सबको क्लियर है कि नहीं? क्या सबको क्लियर है? तो ये थम्स अप करो आप उसमें. Sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ इसमें आप इंडिकेट करो. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को सबको समझ में आ गई. चलो ये बात मैंने मान ली. दूसरी मैंने बोला था कि इंडक्शन मेथड से जो चार्जिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार क्लिक कर देता हूँ कि इसमें जो आयरन फास्ट रूल है, फर्स्ट की दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं होती. इंडक्शन मेथड से जो चार्जिंग होगी
इसका मतलब है कि दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं होती, पहला कंडीशन। दूसरा, देयर इज नॉट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा ही है। और उसके बाद क्या बोला था मैंने कि सेम टाइप का जो आपके पास चार्ज, एक तो होगी न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टर, और एक होगा चार्ज बॉडी। तो जो चार्ज बॉडी पे चार्ज का नेचर होगा, हम दोनों तरीके से चार्ज कर सकते हैं। एक तो हम ग्राउंडेड करके अर्थिंग करके जब चार्ज करेंगे तो अपोजिट नेचर आएगा। दो न्यूट्रल कंडक्टर की हेल्प से चार्ज करेंगे तो एक पे नेगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा। तो मोटिव ये है कि हम न्यूट्रल बॉडी ऐसे भी चार्ज कर सकते हैं कि उसपे सेम नेचर भी आए, और वो होगा द यूज ऑफ टू न्यूट्रल कंडक्टर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू विथ मी गाइस नाउ? यहाँ तक बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नवदीप सिंह, नवदीप सिंह, क्या आप ग्रुप में नहीं हो? ठीक है, तो आप अपना नंबर ऐड करवा लो। तो मैं थोड़ा आगे बात को स्टार्ट करूं। अब ये हो गया आपको कंडक्टर की चार्जिंग का तरीका, कंडक्शन और इंडक्शन मेथड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करूंगा इंसुलेटर को चार्ज करने का तरीका। वो क्या है? बाय द फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, तो नोट डाउन। थर्ड टाइप ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, मैंने बोला था आप थोड़ा पढ़ के आना। अच्छा, ये दिख रहा है कि और नीचे लिखना होगा? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir, it's fine. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, जब भी किसी मटेरियल को चार्ज करना है तो जो फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कर रहे हैं, कंडक्शन और इंडक्शन से तो हम कर चुके, जो फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट वन बॉडी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की होनी चाहिए या इंसुलेटर होनी चाहिए। पहले तो ये बताओ क्लियर। तो इसमें पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, एटलीस्ट one body should be non-conductor किसी को कहते हैं कम से कम एक बॉडी इंसुलेटर होनी चाहिए। फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में कम से कम वन बॉडी इंसुलेटर होनी चाहिए। क्लियर? एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी इंसुलेटर। तो फ्रिक्शन में एक बॉडी इंसुलेटर क्यों होनी चाहिए, और दोनों बॉडी अगर इसमें कंडक्टर होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो इस फ्रिक्शन मेथड में जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है उसको हम नोट डाउन करें। तो फ्रिक्शन में क्या होगा? दो बॉडी होगी, एक होगी कंडक्टर और एटलीस्ट एक तो होगी नॉन कंडक्टर। ठीक है, दोनों नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, एक कंडक्टर हो सकता है, लेकिन दोनों कंडक्टर भी हो सकता है, दोनों इंसुलेटर हो सकता है। फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि दोनों बॉडी को ऐसे पास में लाओ, ठीक है, और ऐसे रब तो रब करने के बाद जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से बॉडी में जो चार्ज आएगा दैट विल बी नोन एज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड।
charging by friction. तो कहीं पर जरूरत दूसरा कंक्लूजन हो रहा है ये there is actual transfer of electrons. Is it? There is actual transfer of electrons. Getting it or not? Just be prompt and be ignited towards the knowledge. Okay? इसमें तुरंत ही मुझे साइन दिखाई देना चाहिए. ठीक है जी, ठीक है. तो आपने कहा कि there is actual transfer of electron. जब there is actual transfer of electron, it means after the charging, the mass of matter may vary. May vary क्या? जब actual transfer है तो confirm है कि vary. ठीक है? Mass भी change होगा. Third point. Frictional method of charging. There will be changing mass in frictional method of charging. There will be change in mass due to actual transfer of electrons. There is actual transfer of electrons. Is it so? Correct है ये correct है. तो सभी इसमें जो और important बात है वो देखोगा. Can I rub? For text. यहाँ पे तो लिख दिया होगा. Yeah. Right hand. Oh. Three points तो ये तुमने समझ लिए. ठीक है? 3 पॉइंट तुमने समझ लिए. उसके बाद देखो क्या है. इसमें टर्मिनोलॉजी वर्क फंक्शन एक टर्म है केमिस्ट्री से रिलेटेड. आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि इसमें उसी का रोल है. तो नोट करो वर्क फंक्शन क्या होता है. function. तो फाइव से ही बनती है. वर्क फंक्शन या इसी को कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी. अपने को फिजिक्स में यहाँ वर्क फंक्शन की तरह यूज होता है. तो एक बात है इसमें इसकी डेफिनेशन लिखिए. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. Minimum energy required to withdraw an electron. Note down. The minimum energy requires to withdraw an electron from outer is called work function.
minimum energy required to withdraw an electron from outermost shell of an element is called work function. Either you can say or ionization potential. Ionization का मतलब समझते हो, आयन बनाने की कला या आयन बनाने की, किसी एलिमेंट का आयन बनाना, जैसे NaCl है ना, तो उसमें Na+Cl- बनाते हो ना, ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इरेगुलर ट्रांसमिशन होगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें पॉजिटिव होगा, जिसमें निकलेगा उसमें नेगेटिव। क्लियर है ये कहानी? सही है? ओके। वर्क फंक्शन किया जाए, इसका जिस भी मेटल का वर्क फंक्शन, जिस भी मटेरियल का वर्क फंक्शन कोई एलिमेंट हो सकता है, इसका वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना इज वेरी टफ, एंड इट इज द beautiful property of that particular metal. This is only the reason why platinum is costly than gold. It is an anti-platinum, and gold and silvers are costly, and they have the highest work function. जितने भी metals हैं, platinum का work function सबसे ज्यादा होता है, इसलिए तो उसकी ब्राइटनेस नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अब कहीं रख दो कोई भी मेटल, भाई गोल्ड को कहीं भी रख दो, कितना भी पुराना हो जाए गोल्ड, उसमें कर्जन आएगा नहीं, कर्जन नहीं आएगा का मतलब क्या है कि उसके आउटर मोस्ट से कोई भी बॉन्डिंग इतना करना आसान नहीं। बाहर के एलिमेंट उससे धूप में रख दो, पानी में रख दो, कहीं रख दो, वो खराब उसको नहीं कर सकती। क्यों? उसका वर्क फंक्शन है ज्यादा, तो वर्क फंक्शन ज्यादा है तो धूप में रखने से ऐसा नहीं चमक कम, क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना इट्स वेरी टफ टास्क, और प्लेटिनम में तो उससे भी ज्यादा, इसलिए प्लेटिनम इज मोर कॉस्टली, पहली बात तो ये समझो, इसकी ब्राइटनेस अपनी वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है। अब आयरन है, आयरन को धूप में रखो, है ना, तो उसका वर्क फंक्शन इतना ज्यादा नहीं है कि जो फोटॉन्स आएंगे वो उसके आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं कर पाए, ऐसा नहीं, डिस्टर्ब कर ले। वाटर में डाल दो फिर कर्जन पकड़ लेगा, मतलब कि मॉइस्ट से थोड़ा भी तो कर्जन पकड़ लेगा, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, तो आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन थोड़ा भी डिस्टर्ब किए उसके बाहर हो जाएगी, बाहर होकर बॉन्डिंग बना देगी, कर्जन पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बताओ। तो वर्क फंक्शन इज अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। इस वाले केस में मैं वर्क फंक्शन से चीजें डिफाइन करूंगा। वर्क फंक्शन का मतलब जिस भी, मान लो कि एटलीस्ट एक इंसुलेटर होगा और एक है ना कंडक्टर, तो दोनों में चार्ज किसी के लिए बात इसकी नहीं, बात ये नहीं कि जब ऐसे हम रब करें तो रब करने के बाद जिनका वर्क फंक्शन कम होगा मीन्स जिनके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उनको रब करने से वहां से इलेक्ट्रॉन इफेक्ट हो जाएंगे, तो इफेक्ट हो गए इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब अगर वर्क फंक्शन पता है दो मटेरियल का, तो हम ये भी बता सकते हैं कि फ्रिक्शन मेथड से जब चार्ज करोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे दोनों आलू न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है। ये देखो ये आर मतलब ये रेड मटेरियल, ये ब्लैक मटेरियल, तो रेड मटेरियल का मान लो कि वर्क फंक्शन ज्यादा है, मींस कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलने की चांसेस कम है, एनर्जी तो ऐसे कर रहे हैं तो इक्वली मिलेगी ना दोनों को फ्रिक्शन, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोबेबिलिटी कम है,
इसका कम है उससे निकलने की ज्यादा है, तो यहाँ से निकलेगा तो ये ब्लैक वाले से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा और निकलेगा तो इस पे जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है वर्क फंक्शन सबसे पहले। चलो हमने दो मटेरियल एटलीस्ट इसमें वन नॉन मेटल, तो ये मानते हैं इंसुलेटर है और ये है न्यूट्रल इंसुलेटर, इसका नाम रखो ए, तो इसका वर्क फंक्शन का नाम रखो पाई। इधर ले लेते बी, इसका वर्क फंक्शन पाई बी, और ये न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटल ये भी हो सकता है। अब इसमें मेंशन है क्वेश्चन या केस में p पाई ग्रेटर देन पाई, ये मेंशन है, ऐसा मेंशन है। तो जैसे ही रब करोगे देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वर्क फंक्शन ज्यादा है b का, मींस ejection of electron is tough band, tough in b band, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है उधर tedious job, बहुत ज्यादा tough job, यहाँ से इलेक्ट्रॉन easily निकल सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन easily निकल सकता है, ट्रेन से निकलेगा तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसमें जिसमें पॉजिटिव उसमें नेगेटिव, और नेगेटिव निकलेगा तो पॉजिटिव डोमिनेट करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ये बताइए क्लियर? ठीक है। तो सही है, अब लिखना पड़ेगा पॉइंट्स। Note it down. Draw this diagram. Diagram. Suppose there are two bodies, at least one insulator here. Suppose there are two bodies, there are two materials, A and B. One is non-metal and the next one is suppose metal. At least one non-metal होना चाहिए, इसकी फिजिक्स में बताता हूँ, इसकी लॉजिक क्या है, एक non-metal लेना जरूरी। So let us assume that there are two bodies A and B. A has the work function phi A and the B body has the work function phi B. And the given data is phi B is greater than phi B. Phi B is greater than phi B. See? So phi B is phi A से ज़्यादा। बताइए, ठीक है? और सुन, phi B is greater than phi A. So after rubbing these two bodies, after rubbing these two bodies with each other, we see that इसके बाद जो डायग्राम बनेगा क्या बनेगा, that we observe that, तो ये इसमें हमने कर दिया, यहाँ बताता हूँ, एक को बीच से ऐसे रब किया, ऐसे रब किया, this one is 5, this one is 5, okay, after rubbing, if we get separated both the bodies, you second diagram, third separate, so
ये बॉडी तो अगर ये मेटल है तो मेटल है तो वर्क फंक्शन इसका ज्यादा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा वर्क फंक्शन 5 दिस इज द 5 अब ये है क्या, ये है इंसुलेटेड, ये है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मैंने पहले बताया नॉन कंडक्टर के केस में अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज आएगा तो जहां जहां पे जनरेट होगा वो चार्ज वहीं पे एज इट इज पड़ा रहेगा, क्योंकि वो इंसुलेटेड क्या है। कंडक्टर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द सर्किट बिकॉज़ these are the free electron metal has a free electron maximum। अब इसमें पॉजिटिव जहां जनरेट हुआ होगा वहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है बॉडी इसका वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन कम है और मींस easily electron can be ejected from the body। ठीक सर, समझ आ गया क्या? ठीक है। अब सुनो एक और बात जो काम की है जिसपे क्वेश्चन और फ्रेम किया जा सकता है, उसमें जैसे कि फ्रिक्शन मेथड में अगर दोनों हमने कंडक्टर ले लिए तो क्या होगा? हाँ ये बताओ जसकरण में सोच के बताना था। क्या सर? अगर फ्रिक्शन मेथड में मैंने दोनों बॉडी को कंडक्टर ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है? फिर सर प्रॉब्लम आने वाली है। बोलो क्या पता सर। नहीं, सोच के कुछ भी बोलना है उसके लिए लॉजिकल। तुम्हें क्या लगता है कि देखो ये बात कंफर्म है कि दोनों कंडक्टर नहीं लेते, ठीक है एक कि मेटल में जब भी चार्ज होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फास्ट होगा। यही यहाँ तो सर इसलिए हो सकता है कि अगर हम मतलब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जैसे रब करना बंद करेंगे क्योंकि पहले वाले पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन दोबारा पीछे चले जाएंगे क्योंकि दोनों कंडक्टर है। बहुत अच्छा, यही सुनना चाह रहा था। तो मींस की जसकरण का आंसर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर फ्रिक्शन मेथड में दोनों अगर कंडक्टर ले लेंगे तो भाई रब देखो ऐसे करेंगे ना, तो रब करेंगे तो लास्ट में जैसे ही सेपरेट करेंगे रब करके फिर हटाना भी तो है, तो रब करके जैसे ही ऐसे करके आपने हटाने की कोशिश की तो जैसे ही रुके थे हटाने के लिए उसी टाइम दोनों चार्ज नलीफाई हो जाए एक दूसरे के, क्योंकि दोनों क्या है कंडक्टर, और कंडक्टर में चार्जेस का इजीली ट्रांसफर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द enormous number of इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? समझ आया? सबको समझ आया कि नहीं? तो जसकरण ने सही लॉजिक लगाया, वो ये कि जैसे ही उसे सेपरेट हम करेंगे तो लास्ट पॉइंट पे फिर से नलिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे, ये मैं लिखवा दूंगा पहले। ये मान लो था मेटल, ये भी था मेटल, तो मेटल था तो अभी क्या होगा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है न्यूट्रल। मान लो इसको रब किया, रब करने में कुछ आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया कुछ पॉजिटिव, तो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तुरंत ही नलिफाई हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इट विल नॉट टेक मोर टाइम। और वीक इंसुलेटर इसलिए देते हैं क्योंकि इस पे चार्ज तो मान लो यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन इसका चार्ज कहीं इस पॉइंट पे जनरेट हुआ है तो इसी पॉइंट पे रहेगा, फिर ये कांटेक्ट में आके कुछ नहीं कर सकता, यहाँ चार्ज का ट्रांसफर होगा ही। इसीलिए फ्रिक्शन मेथड में
वन बॉडी इंसुलेटर लेना निहायत जरूरी है, हार्ड एंड फास्ट। बोलो बच्चों, सबको क्लियर? सबको क्लियर हुई ये बात? भाई ग्रुप में रिस्पॉन्स करो आप, समझ गए? हाँ, तो इसको लिख भी लो, इसको लिख भी लो। तो लिखोगे कैसे? तो डायग्राम बना लिया आपने। हाँ, एक और बात, इस पे मास किसका ज्यादा होगा ये भी थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो ये सेकंड बॉडी की उसकी फ्रिक्शन ऑब्जर्व कर रहे थे, उसके बाद हमने सेपरेट किया, तो इस पे पॉजिटिव वाले, इस पे नेगेटिव वाले, मतलब ट्रांसफर, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉइंट टुवर्ड्स द बॉडी भी हुआ है। तो इसका मास जो पहले था, मान लो पहले इसका मास था mb, और फाइनली इसका मास हो गया है mb डैश, इसका मास था ma, इसका मास अब है na डैश। ठीक है, तो ma से ma डैश को कंपेयर करना है और mb को mb डैश से कंपेयर करना है। ये तो पंखों की बातें यहाँ से इंसान निकलेगा, तो ma डैश निकलेगा तो कम होगा, ma से ma डैश कम होगा, और यहाँ का केस होगी mb डैश will be greater than mb। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये समझते हैं? ठीक है, बताओ सभी की समझ आ रहा है? आ जाओ भाई, अब लिख लो कि इसकी फिजिक्स लिखोगी, दोनों कंडक्टर क्यों नहीं लेते, नोट में करके छोटा सा लिख दो, ये डायग्राम बना दिया ये सब, नोट में करके लिखिए physics behind not taking both body conductor in friction method। नोट में यहाँ लिखो physics behind not taking both body conductor। तो जिसको जिसको समझ में आ गया वो अपनी लैंग्वेज में क्रक्स क्या है ये बता। अगर फ्रिक्शन के बाद लास्ट मोमेंट पे बॉडी का जो कांटेक्ट है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उस मोमेंट पे भी नलिफिकेशन प्रोसेस दस है, नलिफिकेशन हैपन होगा, और नलिफिकेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन मींस की नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को नलिफाई करने के कांटेक्ट में होने से, और ओवरऑल फ्रिक्शन के बावजूद भी दोनों बॉडी न्यूट्रल ही चार्ज कर देते। तो नोट करिए, as we know that the conductors have the huge number of free electrons. Conductors have the huge number of free electrons. Conductors have the huge number of free electrons, which are responsible for the charge flow through the conductor, but in the frictional method of charging, at the last moment of removal of body to each other, at the last moment of
removal of body to each other. At the last moment of removal of body to each other, the charges will get nullified. The charges will get nullified. And finally, both the bodies, or you can say both the conducting material, will be still what? Will be still neutral. Will be still neutral, which is not obvious for, which is not obvious for our consideration. Our consideration, यह जो हमें नहीं चाहिए ये वैसा हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा करेंगे। क्लियर है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चार्जिंग आपको समझ में आ गई। इसमें मेन चीज है वर्क फंक्शन। अब ये याद रखना जिसका वर्क फंक्शन, अब एक नोट इसमें और लिखना है, जिसका वर्क फंक्शन होगा रिक्वायर्ड क्या मैंने, जिसका वर्क फंक्शन होगा ज्यादा उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और जिसका वर्क फंक्शन होगा कम उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये नोट में अपने लैंग्वेज जैसे भी आपको इसका वर्क फंक्शन होगा ज्यादा, ऐसे ही लिख लो रोमन में, इसका वर्क फंक्शन होगा ज्यादा उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जिसका वर्क फंक्शन होगा कम उस पे आएगा पॉजिटिव। ये हो गया खत्म फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। तो को समझ आएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे तीन तरीके का है चार्जिंग ऑफ बॉडी। This is the very comprehensive way to express the method of charging, which is very important for competitive or board examination. तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, कोई भी पढ़ो, उसको रिवाइज करते रहो बार बार। रीडिंग एनसीईआरटी की लेते रहो, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी वहाँ समझते क्या है तो उसको डायग्राम करते हैं समझता है। अब जो एक और तरीका है चार्जिंग का, क्या है, और जो पीने हो गया तो उसमें क्या होता है, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो मतलब लाइट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो मीन्स की सबसे पहले तो तुम ये जानते हो कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज क्यों मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ढूंढने के लिए। बता दिया। तो चलो एक क्वेश्चन अभी तो मैक्सिमम लोगों में मालूम नहीं व्हाई आइंस्टीन was awarded by Nobel Prize in physics, पहला और research of making for research of E equal to mc square for m b equal to m naught upon m minus e square upon c square for the theory of photo electric 4 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर सही हुआ 4 मार्क्स,
गलत हुआ -1 अगर नहीं करोगे तो -5 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाँ जी कितने लोगों को लगता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो लोग हम सब बताए ऑप्शन नहीं ऑप्शन है 4 1 2 3 4 है ना देखो और भी बात है तो और सब में सही होगा देखो रिलेटिविटी की हालांकि आज की डेट का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है रिसर्च तो उन्होंने करा रिलेटिविटी की पूरी लाइफ पढ़ा आइंस्टाइन ने समझा उसको बताया वो एक ऐसी थियरी है जो ग्रेजुएशन से पहले पढ़ाई नहीं है ठीक है ग्रेजुएशन से पहले पढ़ाई नहीं है इसी वर्मा ने थोड़ा कोशिश करी उसमें डाल के अपने वाले को समझाने की बच्चे लीड करने का तो ये थियरी पूरी लाइफ पढ़ा इसके लिए उनको कोई प्राइज नहीं ये भी इसके लिए ही नहीं मिला ये सब काम के लिए इसके दोनों के लिए इसके वो इसके लिए मिला जो केवल 2 इयर्स पढ़ा था आइंस्टीन ने केवल 2 साल काम किया था इसलिए नोबेल प्राइज पूरी जिंदगी से पढ़ बात कीजिए ये ज्यादा क्या जो लोगों को इजी समझ में आए जो काम किए तभी यदि फायदा होगा उसका उसी पे उसको नोबेल प्राइज प्रैक्टिकल नॉलेज तो टाइम का सबसे बड़ा रिसर्च था कि है क्या ये बताता हूँ उसकी फोटॉन्स किसी सरफेस पे टकराएंगे तो फोटॉन्स किसी सरफेस पे टकराएंगे तो टकराने के बाद जो अपनी पूरी उनकी एनर्जी है फोटॉन की एक्सप्लेन्स निकालना कि एनर्जी बंडल में काउंट होगी जैसे चार्ज का पैकेट होता है ना कि प्लस माइनस इसी तरीके से उन्होंने कहा एनर्जी इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट दैट इज hd is equal to hd ये h प्लैंक्स निकाला बहुत बड़ा रिसर्च है ये तो जो फोटॉन अब फोटॉन क्या है नाम लिया फोटॉन का तो फोटॉन के बारे में पता है ठीक है ये नोट कर लिया टाइम कितना बचा है particle into that object चीजों के बारे में जानना जरूरी है ये स्पीड ऑफ लाइट से चलता है और ये स्पीड ऑफ लाइट से कम चलता है और ये स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलता है अभी तक करके दिखाया है एक बार कोई कैलकुलेशन मिस्टेक से कुछ न्यूट्रिनोस के बारे में कोई बोल रहा था कि लाइट की स्पीड से तेज चलता है तो उसका फाइनली दिखा है कैलकुलेशन मिस्टेक है अभी वो नहीं कर पाए तो वो टाइमलीस्ट पॉसिबल सिस्टम ऑफ दिस यूनिवर्स व्हिच कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट कोई भी पार्टिकल विद स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा उसे फोटॉन कहा जाएगा जो नहीं कर पाएगा उसे पार्टिकल कहा जाएगा और जो तेज कर लेगा उसे टॉपियन कहा जाएगा this hypothesis was given by S. Sudarshanam who was the renowned mathematician of South India के बहुत बड़े mathematician S. Sudarshanam so there was a dialogue between Einstein and S. Sudarshanam तो ये डिस्कशन सुदर्शनम या वो अब सही होने वाली है आइंस्टीन को ये बात नहीं है तब क्या रिसर्च हो रहा है एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए टाइम ज्यादा हो गया आप लोग थोड़ा पढ़ के आना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और भी इसके चार्जेस आज इतना ही है Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.